हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने प्रोटोप्लाज्म को डिस्कस किया था। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम प्रोटोप्लाज्म को। हमने हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन के जितने भी केसेस थे उनके हमने रिजल्ट को भी डिस्कस कर लिया था। ठीक है बेटा, आगे हम डिस्कस करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। हमने सेल वॉल को भी डिस्कस कर लिया। प्रोटेक्टिव कवरिंग है सेल वॉल और किस किस केमिकल की बनी होती है, क्या केमिकल कंपोजिशन होता है हर अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस कर लिया, हमने सेल वॉल को डिस्कस कर लिया, हमने प्रोटोप्लाज्म वाले पार्ट को डिस्कस कर लिया। आज की क्लास में हम आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम चलते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल की तरफ। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, सबसे पहले हम चलेंगे डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स की तरफ। ठीक है, क्या होते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स? तो जितने भी ऐसे सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर हैं जिनके ऊपर दो कवरिंग प्रेजेंट है उन्हें बोलते हैं हम डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल। हमने इसमें तीन सेल ऑर्गेनेल को डिस्कस किया था। फर्स्ट न्यूक्लियस, सेकंड माइटोकॉन्ड्रिया और थर्ड प्लास्टिड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट न्यूक्लियस के बारे में। फर्स्ट डिस्कस करेंगे हम न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी, ठीक है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय, इसको जो डिस्कवरी करने वाला साइंटिस्ट है उनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, इन ऑर्किड प्लांट रूट सेल, इन ऑर्किड प्लांट रूट सेल। तो ऑर्किड के प्लांट की रूट सेल के अंदर इसको ऑब्जर्व करने वाले, इसको डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट है उनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमने पॉइंट पहले भी लिखा था जब हम इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, फर्स्ट तो हमें समझ में आ गया कि न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, और किस में डिस्कवर किया था? तो ऑर्किड प्लांट की रूट सेल के अंदर, है ना। और डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। क्लियर? इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियस अलग अलग टाइप का होता है बेटा। सम, इस तरीके से लिख देता हूं बेटा, सम सेल्स हैव primitive nucleus. Some cells have primitive nucleus that do not have, क्या नहीं होता बेटा? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और क्या नहीं होता? न्यूक्लियोलस। ठीक है, दे लेक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। तो जितने भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर मतलब जो प्रोकैरियोटिक है या फिर जिनके अंदर प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वहां पर क्या क्या एब्सेंट होता है? तो वहां पर एब्सेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस। क्लियर?
तो डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। किसमें डिस्कवर किया, किसमें ऑब्जर्व किया, तो ऑर्किड प्लांट की रूट सेल के अंदर और एक प्रिमिटिव न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब जो कवरिंग होती है न्यूक्लियस की, वो एब्सेंट है, और साथ ही साथ में न्यूक्लियोलस। हम देखेंगे जब डायग्राम तो आपको समझ में आएगा कि न्यूक्लियोलस होता क्या है। नोट डाउन कीजिए। ठीक है, रफ कर दूं इसको। इसके बाद में प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस क्या होता है हमने देख लिया। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। अभी हमने जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस लिखा था वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट्स हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं हम एडवांस न्यूक्लियस, ठीक है। तो यूकैरियोट्स जितने भी सेल होती हैं, जैसे प्रोटोजोन्स, ठीक है, एनिमल्स, प्लांट्स, एल्गीज, फंगस, ये सारे क्या है बेटा, यूकैरियोटिक सेल। तो इन सारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अभी हम जो डायग्राम डिस्कस करेंगे आपको समझ में आएगा कि कैसा होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इट कंटेन्स all the genetic information, ठीक है, जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसको रखने का किसमें प्रेजेंट होती है, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। इट कंट्रोल्स द ऑल मेटाबॉलिक activities of the cell, ठीक है। इट कंट्रोल दी ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ दी सेल। जितनी भी सेल के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, है ना, हमें लिविंग बनाने के लिए जितने भी हमारी सेल के अंदर रिएक्शंस हो रही हैं, जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उन सारे प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम ये न्यूक्लियस करता है। सो इट इज रिगार्डेड एज हेड क्वार्टर ऑफ सेल। क्या बोलते हैं इसको, हेड क्वार्टर ऑफ सेल या फिर बॉस ऑफ सेल, ठीक है। सेल के अंदर बॉस कौन है, हेड क्वार्टर या फिर मास्टर कौन है सेल का, तो उसे बोलते हैं बेटा हम न्यूक्लियस। तो कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि हेड क्वार्टर ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो हेड क्वार्टर ऑफ सेल, हेड ऑफिस ऑफ सेल, है ना, मास्टर ऑफ सेल, बॉस ऑफ सेल, सीपीयू ऑफ सेल, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी सेल के अंदर जितनी भी प्रोसेस हो रहे हैं, जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, कोई मॉलिक्यूल अगर मूव तक भी कर रहा है तो उन सबको कंट्रोल करने का काम ये न्यूक्लियस करता है। तो इसीलिए हमने लिखा है कि इट कंट्रोल्स द ऑल सेलुलर या फिर ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस या एक्टिविटीज ऑफ द सेल। इट कंटेन्स ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो हमारी सेल्स के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है ना, हमारे पेरेंट्स से जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो हम में आता है ना। तो हमारा और पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल क्या है, एक जैसा,
ठीक है, तो हमें पता करने में, लिंकेज पता करने में हेल्प करता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो क्या करती है बेटा, लिंकेज पता करने में हेल्प करती है। तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन ही आगे जनरेशन टू जनरेशन पास होती है। और जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो अपना डीएनए होता है, जितना भी आरएनए, जीन्स जितने भी हैं, क्रोमोसोम जितने भी हैं, ये सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो ये सब प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो इतने आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आया बेटा, इतना सारा डीएनए, इतना सारा जेनेटिक मटेरियल, इतना सब कुछ इस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर कैसे प्रेजेंट है? तो हम आगे उसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस किया डिस्कवरी वाला पार्ट, इसके बाद देखा हमने कि एक प्रिमिटिव न्यूक्लियस और एक एडवांस न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मतलब एडवांस न्यूक्लियस। तो इसमें क्या डिफरेंस है? और इसके बाद में जेनेटिक इंफॉर्मेशन जितनी भी है न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है, जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस करता है। नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, रफ कर दूं उसको मैं, इसको भी रफ कर देता हूं मैं। लिखते हैं आगे हम, देयर आर rod shaped structure chromosome is present which contain all the genetic इंफॉर्मेशन। तो जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको रखने का काम कौन करता है? क्रोमोसोम। ठीक है, तो दे आर रॉड शेप स्ट्रक्चर क्रोमोसोम इज प्रेजेंट विच कंटेन ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो क्रोमोसोम कैसे दिखाई देते हैं बेटा, हम देख लेते हैं एक बार। तो क्रोमोसोम आपको इस शेप का दिखाई देता है। ठीक है, ये एक टिपिकल कैसा क्रोमोसोम है? ये क्रोमोसोम एक साइड लिख रहा हूं, ये क्रोमोसोम जो बेटा एक हैप्लॉइड क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम कैसा है? एक हैप्लॉइड क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको डिप्लॉइड क्रोमोसोम बताएं तो डिप्लॉइड क्रोमोसोम कैसा होता है बेटा? जिसमें दो की सेट में ये जो आर्म्स है वो प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं बार आपसे पूछ लेता है। तो ये सबसे ऊपर वाला जो आपको एंडिंग दिखती है इस क्रोमोसोम की, इसको बोलते हैं बेटा हम टीलोमियर। क्या बोलते हैं? टीलोमियर। इसके बाद में ये सबसे बीच वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको, जहां पर ये क्रोमोसोम आके जुड़े हैं, इसे बोलते हैं हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन रीजन, है ना, या फिर हम बोलते हैं इसको सेंट्रोमियर। ठीक है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन रीजन या फिर सेंट्रोमियर। आपके स्टेट बोर्ड की बुक के अंदर आपको दिख जाएगा, 9th स्टेट बोर्ड की बुक के अंदर हेरिडिटी वाले चैप्टर के अंदर आपको दिखेगा कि इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन रीजन, है ना, क्योंकि कॉन्ट्रिक्ट होता है ये वाला रीजन, दबा हुआ होता है अंदर की तरफ, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन रीजन या फिर सेंट्रोमियर। इसको बोलते हैं बेटा क्रोमेटिड्स, है ना, क्रोमेटिड्स बोलते हैं, या फिर इनको जनरली बोल देते हैं इन दोनों को आर्म।
क्या बोलते हैं बेटा? आर्म। इन दोनों को बोल देते हैं जनरली आर्म। अगर थोड़ा स्पेसिफाई वर्ड यूज करते हैं, हम स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, तो उसको बोलते हैं हम क्रोमेटिड्स। डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया? रफ कर दूं मैं इसको। तो हमने देखा कि यहाँ पर अलग अलग आर्म प्रेजेंट है, पी आर्म, क्यू आर्म, है ना। और टीलोमियर इसको बोलते हैं, ऊपर वाला जो बिल्कुल ये जो एंडिंग वाले पार्ट होते हैं इनको बोलते हैं टीलोमियर। और जहां पे ये जो आपको आर्म्स दिख रही है, जैसे बोल रहे हैं हम क्रोमेटिड्स, ये क्रोमेटिड्स जहां पे आके जुड़ते हैं इन्हें बोलते हैं हम सेंट्रोमियर। ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोम बेटा, ये आपको क्रोमोसोम कब नजर आते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो क्रोमोसोम आपको विजिबल होते हैं, कौन सी स्टेज में विजिबल होते हैं? तो जब आप बेटा, आपको जैसे ही आगे क्लास में सेल डिवीजन वाला पार्ट आएगा तब आपको समझ में आएगा कि जितने भी क्रोमोसोम होते हैं, जब भी क्रोमोसोम्स को स्टडी किया जाता है, जब भी किसी भी हेरिडेटरी डिजीज को या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर को साइंटिस्ट के थ्रू, है ना, जब उसको विजिबल किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, तो उसमें क्रोमोसोम्स में डिफेक्ट देखा जाता है। जितने भी हेरिडेटरी, जितने भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं, उनको देखने के लिए क्रोमोसोम को क्लियर विजिबल होने की जरूरत होती है। और क्रोमोसोम हमें क्लियरली ऑब्जर्व कब होते हैं? तो हमें हर टाइम इस तरह के क्रोमोसोम नहीं दिखाई देते हैं सेल के अंदर। इस तरह की कंडीशन आपको क्रोमोसोम की कब दिखाई देती है? तो इस टाइप की कंडीशन क्रोमोसोम की दिखाई देती है आपको हमेशा मेटाफेज स्टेज में। कौन सी स्टेज बेटा? मेटाफेज स्टेज। ठीक है। ये हमने जो क्रोमोसोम देखा है कि इस तरीके का क्रोमोसोम है, ये दो फॉर्म है क्रोमोसोम की। ठीक है, ये दो फॉर्म है क्रोमोसोम की। इस फॉर्म को बोलते हैं बेटा हम हैप्लॉइड, इस फॉर्म को बोलते हैं हम हैप्लॉइड क्रोमोसोम, और इसको हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। इस तरह के क्रोमोसोम को बोलते हैं बेटा हम डिप्लॉइड, इस तरह के क्रोमोसोम को बोलते हैं हम डिप्लॉइड क्रोमोसोम, और इसको हमेशा हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n से। ठीक है, इस तरह के क्रोमोसोम को बोलते हैं हम डिप्लॉइड, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम 2n से। बेटा इस तरीके के अगर हम थोड़ा सा सेल डिवीजन वाला भी पार्ट डिस्कस कर ले हल्का सा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन जाता है, ज्यादा नहीं करेंगे, जितना हमारे लिए जरूरी है हम उतना ही पार्ट डिस्कस करेंगे एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए। तो बेटा इस तरीके की जो हैप्लॉइड सेल बनती है, इस तरीके की जो हैप्लॉइड सेल बनती है वो हमेशा मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू बनती है। किस सेल डिवीजन के थ्रू? मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू, है ना, फॉर्म्ड बाय मियोसिस सेल डिवीजन। ठीक है, जितनी भी हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होती हैं वो किस सेल डिवीजन के थ्रू फॉर्म होती है? हमेशा मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू फॉर्म होती है। कौन से सेल डिवीजन के थ्रू? मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू। और जितनी भी डिप्लॉइड क्रोमोसोम फॉर्म होते हैं बेटा, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी डिप्लॉइड क्रोमोसोम फॉर्म होते हैं वो हमेशा फॉर्म होते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू। ठीक है, माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू। क्लियर? तो माइटोसिस सेल डिवीजन से हमेशा कैसी सेल्स बनती हैं? हमेशा डिप्लॉइड सेल बनती है। और मियोसिस सेल डिवीजन से हमेशा हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। हैप्लॉइड सेल को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जितनी भी डिप्लॉइड सेल होती है उसको 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने इनके पार्ट्स भी देख लिए कि इस वाले जो बीच वाला पार्ट होता है बेटा, जहां पर दोनों क्रोमेटिड्स आके जुड़ते हैं, ये ऊपर वाला क्रोमेटिड और नीचे वाला क्रोमेटिड,
ठीक है ना। पी आर्म और क्यू आर्म भी बोलते हैं इनको, पी आर्म एंड क्यू आर्म। तो एक आर्म छोटी होती है और एक आर्म बड़ी होती है, ठीक है। इनकी जो है आर्म, एक आर्म बड़ी होती है बेटा, एक आर्म साइज में छोटी होती है, और ये दोनों आर्म जहां पे आके जुड़ती है उन्हें बोलते हैं हम सेंट्रोमियर। और जो इनकी एंडिंग है इन आर्म की या फिर इन क्रोमेटिड्स की, उनको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं हम टीलोमियर। क्लियर। तो ये आपको लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है, आपको कई बार एग्जाम में सीधे लेबलिंग के लिए दे देता है। हैप्लॉइड मतलब स्मॉल एन। अगर हम ह्यूमन की बात करें बेटा, एग्जाम्पल ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। जितनी भी सेल्स के अंदर क्रोमोसोम है वो सारे लगभग इस तरीके के हैं, है ना। लेकिन हमारी कुछ ऐसी भी सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कि हैप्लॉइड होती हैं, ठीक है। तो हैप्लॉइड सेल के एग्जांपल लिखता हूं मैं, जैसे स्पर्म सेल जो कि एक मेल गैमेट है, जो कि एक मेल गैमेट है। ऐसे ही अगर और हैप्लॉइड सेल के एग्जांपल लिखूं मैं तो जैसे एग सेल जो कि एक फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है, ठीक है। तो आपको इस तरह से पता होना चाहिए कि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं उनमें से कौन सी हैप्लॉइड है, कौन सी डिप्लॉइड है। तो हमारी जितनी भी स्पर्म सेल है, मेल के अंदर मेल गैमेट है स्पर्म्स, और फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट है एग सेल। तो ये दोनों सेल्स जो बनती है ये मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू बनती है। बाकी की जितनी भी अगर हमारी बॉडी की सेल्स की बात करें बेटा, जैसे स्किन सेल की बात करें हम, या फिर बोन सेल की बात करें हम, या फिर और भी किसी सेल्स की जैसे लीवर सेल की बात करें हम, तो जितनी भी बॉडी की सेल्स हैं बाकी की इन गैमेट्स को छोड़ के वो सारी सेल्स कैसी हैं, हमेशा डिप्लॉइड होती हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि डिप्लॉइड सेल हमेशा माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू फॉर्म होती है, और जितनी भी हैप्लॉइड सेल्स हैं वो हमेशा मियोसिस सेल के थ्रू फॉर्म होती है, ठीक है बेटा। अब जैसे आपको ह्यूमन का एग्जाम्पल दे दिया कि ह्यूमन के अंदर, यहां पर लिख रहा हूं बेटा, कि आपको पूछ लिया कि ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम के नंबर कितने कितने होते हैं बेटा। ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम के नंबर कितने होते हैं, तो होते हैं 46 क्रोमोसोम, ठीक है। ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो होते हैं बेटा 46 क्रोमोसोम। ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो होते हैं 46 क्रोमोसोम। अब आपसे ये पूछ लिया कि कौन कौन से टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि हम अभी क्रोमोसोम वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो बेटा क्रोमोसोम आपको थोड़े से जो आसपास के क्वेश्चन बनते हैं वो भी समझ में आने चाहिए, ठीक है। यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम ह्यूमन के क्रोमोसोम्स की बात करते हैं आगे। वेट बेटा, थोड़ा सा मैं इसको सेट कर दूं, ठीक है, दिख रहा है। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया आपको। बिल्कुल हमने जो बात डिस्कस की है आपको समझ में आया। क्रोमोसोम से रिलेटेड पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं बेटा हम। इसके बाद आपसे अगर पूछ ले, इसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि ये जो बेटा क्रोमोसोम है वो किससे बने होते हैं, सॉरी, क्रोमोसोम किससे बने होते हैं, तो क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ क्रोमेटिन थ्रेड या क्रोमेटिन फाइबर एंड हिस्टोन प्रोटीन। तो किसके बने होते हैं बेटा ये क्रोमोसोम, तो क्रोमेटिन थ्रेड
है ना, और साथ ही साथ में हिस्टोन प्रोटीन के बने हो सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के। ठीक है, किसके बोल सकते हैं बेटा? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के, क्योंकि जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो सारी इसी क्रोमेटिन थ्रेड में होती है। डीएनए जितना भी होता है इसी क्रोमेटिन थ्रेड में होता है, और ये क्रोमेटिन थ्रेड इस प्रोटीन्स के सराउंडिंग रैप हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद में बेटा हम डिस्कस करते हैं कि जो क्रोमोसोम है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्रोमोसोम अलग अलग फॉर्म में नजर आते हैं हमें। एक सेल डिवीजन की एक स्टेज आती है बेटा एनाफेज, तो एनाफेज स्टेज में क्रोमोसोम्स की डिफरेंट फॉर्म हमें दिखाई देती है। ठीक है, क्रोमोसोम की डिफरेंट फॉर्म हमें दिखाई देती है। अगर आप मटेरियल में देखोगे तो आपको दिखाई देगा एक वी शेप का क्रोमोसोम, एक एल शेप का क्रोमोसोम, एक जे शेप का, एक आई शेप का। तो इसके रिगार्डिंग इसके कुछ अलग अलग नाम दिए गए हैं। ठीक है, इनके कुछ अलग अलग नाम है, जैसे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, तो जैसे जैसे शेप का क्रोमोसोम है उसके अलग अलग नाम दिए गए, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके पास में आ सकता है। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे बेटा कि क्रोमोसोम जो है उसमें क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट है, क्रोमोसोम किस किस से मिलके बना है, हम डिस्कस कर रहे हैं इसके बाद में कि ह्यूमन में क्रोमोसोम कैसे होते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन क्रोमोसोम की अगर बात करें तो मैंने बोला आपको ये थोड़ा अलग लिख लेना इसको एक बॉक्स के अंदर। ह्यूमन क्रोमोसोम की बात करें बेटा तो होते हैं हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम। कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम। अगर मैं बोलूं कि क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम किस फॉर्म में, 46 क्रोमोसोम किस फॉर्म में बेटा? तो ये हैं 46 क्रोमोसोम हैप्लॉइड फॉर्म में। ठीक है, 46 क्रोमोसोम ये लिखा हुआ है, तो किस फॉर्म में लिखा हुआ है बेटा? ये लिखा हुआ है हैप्लॉइड फॉर्म में। अगर इसे ही मैं डिप्लॉइड फॉर्म में लिखूं तो कितना लिखाई में आएगा? 23 क्रोमोसोम इन डिप्लॉइड फॉर्म। ठीक है, तो या तो ऐसे बोल सकता हूं कि ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम है, या फिर 23 पेयर, 23 पेयर। तो पेयर कितने हो गए बेटा? 3 3 6 और 2 2 4, 46 क्रोमोसोम हो गए अगर इनको सेपरेट करोगे तो। डिप्लॉइड फॉर्म में 23 पेयर क्रोमोसोम है, और हैप्लॉइड फॉर्म में कितने क्रोमोसोम है? हैप्लॉइड फॉर्म के अंदर तो 46 क्रोमोसोम है। तो आपको देखना है कि ऑप्शन किस तरीके से दिया है। अब इन 46 क्रोमोसोम में से या फिर इस 23 पेयर, किसी को भी ले लो बेटा, हम पेयर की बात कर लेते हैं लेके। तो 23 पेयर में से जो 1 से लेके 22 क्रोमोसोम तक जितने भी क्रोमोसोम है ह्यूमन के अंदर, 1 से लेके और 22 तक के जितने भी क्रोमोसोम है, ठीक है, ये कैसे होते हैं बेटा? इनको बोलते हैं हम सोमेटिक क्रोमोसोम। ठीक है, क्या बोलते हैं? सोमेटिक क्रोमोसोम, या फिर बोलते हैं ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं बेटा? सोमेटिक क्रोमोसोम्स या फिर ऑटोसोम्स। क्लियर? इसके बाद में जो 23rd नंबर का जो क्रोमोसोम है इसको बोलते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम। इसको बोलते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम। तो यहां तक समझ में आ गया आपको कि क्रोमोसोम किस किस से मिलके बने हैं? तो बने डीएनए या फिर क्रोमेटिन थ्रेड से मिलके, या फिर हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बने हैं। इसके बाद थोड़ा सा अलग पार्ट डिस्कस कर रहे हैं बेटा हम। ये थोड़ा सा अलग पार्ट है जहां से क्वेश्चंस फॉर्म हो जाते हैं, तो आपको क्वेश्चंस के लिए मेन प्रिपेयर होना है। तो ह्यूमन क्रोमोसोम कितने होते हैं टोटल? तो अगर हैप्लॉइड फॉर्म में पूछा जाए तो 46 क्रोमोसोम है ना। हैप्लॉइड फॉर्म देख चुके हैं और आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं हैप्लॉइड क्रोमोसोम। अगर ह्यूमन में अगर पूछा जाए कि डिप्लॉइड क्रोमोसोम के नंबर कितने, अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया तो वहां देगा 23 पेयर। ठीक है, या फिर इस तरीके से आपको दे देगा 2n, है ना। तो आपको समझ में आना चाहिए कि पेयर की फॉर्म में पूछा है। इसके बाद हम डिस्कस किया, अगर हम इसको लेके चलें तो कितने क्रोमोसोम ह्यूमंस के अंदर सोमैटिक क्रोमोसोम या ऑटोसोम्स हैं, है ना। तो 1 से लेके 22 क्रोमोसोम्स तक जितने भी क्रोमोसोम है वो सारे सोमैटिक क्रोमोसोम है, या फिर इनको बोलते हैं ऑटोसोम्स।
जितने भी बाकी की सेल्स हैं, जैसे 23rd नंबर की सेल, 23rd नंबर का जो क्रोमोसोम का सेट जो है उसको क्या बोलेंगे हम, सेक्स क्रोमोसोम। और ये जो होता है बेटा अलग अलग होता है, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, एक चीज और हम डिस्कस कर लेते हैं, एक छोटा सा पार्ट और डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज के लेक्चर को हम खत्म करते हैं। ये जो बेटा क्रोमोसोम है, मैंने बोला ये 23rd नंबर का जो क्रोमोसोम है जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बेटा, सेक्स क्रोमोसोम। क्यों बोलते हैं इसको सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि ये क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। कैसे, अब ये क्रोमोसोम जो है बेटा एक मेल के अंदर अलग होता है और एक फीमेल के अंदर अलग होता है, ठीक है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है, मेल और फीमेल को पहचानने में हेल्प करता है। मेल के अंदर ये जो लास्ट वाला जो सेट है मतलब 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो कौन कौन से होंगे, X और Y, ठीक है। और फीमेल के अंदर पता करें तो होंगे X और X। अगर ये 2 X प्रेजेंट है तो एक बेबी जो बच्चा जो है बेटा, एक चाइल्ड जो है वो क्या हो सकता है, फीमेल, है ना। और अगर उसके अंदर XY क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो वो क्या हो सकता है, मेल। तो इस तरीके से जो लास्ट वाला सेट होता है 23rd नंबर का, इसे बोलते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि ये सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है, ठीक है। मेल या फीमेल को पहचानने में हेल्प करता है। पहचान कर सकते हैं बच्चे में, तो अगर X और Y क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो होगा मेल, और XX क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो होगी फीमेल। अगर इसके अलावा कुछ और सेट प्रेजेंट होगा तो कुछ डिसऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है, कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे बेटा। जब हम डिजीज वाला पार्ट कवर करेंगे तब आपका स्टेट बोर्ड की जो बुक के अंदर आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखें वो भी हम वहां पर कवर कर लेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही पार्ट कवर करते हैं, आप इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास हाइजीन मेंटेन कीजिए। टेक केयर एंड गुड लक।